क्लास 9। ठीक है, तो फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे फर्स्ट जो है मोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स क्या होती है। देखो, जो साइंस है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ऐसे एक ब्रांच का नाम है फिजिक्स। ये बोर्ड पे मैंने लिख दिया फिजिक्स। तो जो फिजिक्स है इसका जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है नेचर। फिजिक्स का मीनिंग क्या है? नेचर है। ठीक है ना। तो मतलब नेचर में जो भी कुछ हो रहा है, अगर अपन उसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो अपने को स्टडी करनी पड़ेगी फिजिक्स में। तो फिजिक्स के बारे में क्या लिख सकता हूँ मैं? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। जो भी नेचर में हो रहा है, ठीक है ना। लाइट क्यों जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों आ रही है, थंडरिंग क्यों हो रही है ना। ये सारी चीज़ें नेचर में जो भी अपन देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली जो देख पा रहे हैं, उन फिनोमिनाज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं, एक ब्रांच है फिजिक्स की छोटी सी जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील करता है कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेस्ट और मोशन के बारे में। ठीक है ना। तो डील्स विद रेस्ट और मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि अपने आसपास जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में या मोशन में है। जब भी अपन उसके बारे में डील करेंगे तो आएगा मैकेनिक्स में। तो जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की एक छोटी सी ब्रांच है। तो जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे मोशन, वो मैकेनिक्स के अंडर आएगा आपके। तो अपन डील करेंगे कि जो आपके आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब मैकेनिक्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, तो स्टैटिक हो सकता है, काइनेमेटिक हो सकता है। ठीक है ना। स्टैटिक में होगा तो रेस्ट के बारे में बात करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट बोल दे दो या इक्विलिब्रियम बोल दो। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। और सेकंड होती है आपके पास में काइनेमेटिक्स। ठीक है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि मोशन में होगा। ठीक है ना। काइनेमा एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मोशन, या डायनेमिक मतलब होता है इसका। तो इसमें बात करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, बैलेंस नहीं है, स्टेट चेंज कर रहा है, तो काइनेमेटिक्स। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में, तो स्टैटिक। स्टैटिक, रेस्ट या इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, या मोशन में है तो मोशन में ही, चेंज नहीं कर रहा पोजिशन, तो वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे और आप जाए जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप कम ना तो कम हो रहे हो ना ही ज़्यादा हो रहे हो, पहले जितने थे उतने ही अब हो। तो कंडीशन कैसी है आपकी? इक्विलिब्रियम है। तो वो स्टैटिक्स में आ गया। एक तरीके से आप रेस्ट में हो। अगर आप स्पीड चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो बेसिक बातें हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या ब्रांच है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन का जनरल मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपका जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में होगा। तो मोशन मतलब चेंज इन स्टेट। स्टेट कैसे हो सकती है? या तो रेस्ट होगी और मोशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहाँ पे सराउंडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे सराउंडिंग चेंज होगा वैसे स्टेट भी चेंज हो जाएगी। रेस्ट या मोशन की जो भी स्टेट है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टेट में चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट होगा।
नो चेंज इन स्टेट with respect to surrounding। अगर स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में रहेगा, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, मोशन में। जैसे बोर्ड है, ये आज भी यही है, कल भी यही रहेगा, तो इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, ये कैसा है, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई बाइक जा रही है या कोई पर्सन मूव कर रहा है तो उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। एक बात ध्यान देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं रह सकता। नो ऑब्जेक्ट कैन बी इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, अपन ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो एब्सोल्यूट रेस्ट है, कि ये रेस्ट में ही है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर रखे हुए हैं और अर्थ क्या करती रहती है, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है अराउंड द सन। तो जैसे अगर अर्थ मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी मूव करेंगे। तो अपन ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, लेकिन अपन अब सराउंडिंग को अपने रेस्पेक्ट में मान के उनकी रेस्ट और मोशन की पोजीशन को बताते हैं। अपन कंसिडर करते हैं कि अपन अपने रेस्पेक्ट में ले रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। कोई चीज़ मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके रेस्पेक्ट में भी किस में हो, रेस्ट के अंदर हो। तो ये छोटी सी बात करें इस पर, देखो ठीक है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान देंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब जो रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग बात करेंगे। देखो मान के चलो एक ट्रेन है, ठीक है, ये ऐसे ट्रेन हो गई और यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे एक सीट है, ऐसे मान के चलो ये आपकी क्या है, ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन में एक आदमी बैठा है, तो जब वो आदमी विंडो से बाहर की तरफ देखता है, जब वो आदमी विंडो से बाहर की तरफ देखता है तो उसको क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है बाहर के वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी आप ट्रेन में से, बस में से, कार में से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो ट्रीज हैं, हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें अंदर वाले पर्सन के लिए तो उसके लिए क्या है कि बाहर की चीज़ें मूव कर रही हैं, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन तो ये। लेकिन जो आदमी बाहर है, यहाँ पे जो है, अगर ये देखेगा तो इसको लगेगा कि ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है ना। अगर ये देख रहा है, ये ट्रेन में बैठा हुआ जो आदमी देख रहा है तो उसको लगता है ये बाहर की चीज़ें मूव कर रही है। लेकिन जो बाहर वाला इंसान है वो देखता है तो उसको लगता है कि ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव टर्म्स हैं। फर्स्ट वाले पर्सन के लिए ट्रेन स्टेशनरी है, आउटसाइड के ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। सेकंड वाले पर्सन के लिए आउटसाइड के ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी है और ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है ना। अब ट्रेन तो मूव कर रही है, लेकिन ये दोनों पर्सन देखो, ये दोनों पर्सन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ट्रेन में बैठे रहेंगे तो सीट तो चेंज होगी नहीं, पोजीशन तो चेंज होगी नहीं सीट की, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट के अंदर है। तो रेस्ट और मोशन आपकी कैसे टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। मैं वापस से बता दूं, अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठे हुए इंसान के बारे में बात करूं तो उसको लगता है कि बाहर के ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो तो स्टेशनरी है, बाहर की चीज़ें कैसी हैं, मोशन में। ये तो रेस्ट में, ये मोशन में। लेकिन अगर मैं बाहर वाले इंसान के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये तो रेस्ट में और अंदर ट्रेन क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो दोनों कैसे हैं, रेस्ट के अंदर है, ठीक है। एक ही सिचुएशन के अंदर तीनों चीज़ें, रेस्ट भी है, मोशन भी है
और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी कैसे स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो ये जो रिलेटिव टर्म्स है डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं, अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करूँ तो बोलूँ तुम्हें विद रेस्पेक्ट ऑफ, कि हम किसके रेस्पेक्ट में बारे में बात कर रहे हैं वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा वैसे आपकी रेस्ट और मोशन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट केस में अपन बात कर रहे थे इस वाले पर्सन के बारे में, ट्रेन के अंदर जो बैठा उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि ट्रेन तो रेस्ट में, बाकी चीज़ें क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन सेकंड केस में बात करें अपन आउटसाइड में जो है उसके बारे में बात करें तो इसको लगता है कि ट्रेन मूव कर रही है। थर्ड केस में अपन बात करें दोनों के बारे में जो ट्रेन के अंदर है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट के अंदर है। सिर्फ समझने के लिए कि रेस्ट और मोशन कैसी टर्म्स आपके पास में रिलेटिव टर्म्स हैं और वो डिपेंड करती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा आपका रेस्ट और मोशन की स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो, मान के चलो दो दोस्त बाइक पे, ठीक है ना, दो दोस्त बाइक पे जा रहे हैं। तो जब वो बाइक पे जा रहे होंगे तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में है कि बाइक जा रही है, ठीक है ना। आसपास के लोग क्या देखेंगे, बाइक मूव कर रही है और वो लोग मोशन में। लेकिन वो दो दोस्त हैं दो, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट में, ठीक है, क्योंकि दोनों बाइक पे ही हैं, दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, पोजीशन बाइक की चेंज हो रही है, दोस्तों की चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में, लेकिन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में किसमें, मोशन में। तो जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है वैसे ही आपकी जो स्टेट है रेस्ट और मोशन की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। फिर अपन बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो बात करें अपन डायमेंशन के बेसिस पे कि 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन। तो मैं बात करूँ मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में 3 एक्सिस होती है, जैसे ये एक्सिस अपन x मानते हैं, ये वाली एक्सिस अपनी हो गई y और ये वाली एक्सिस हो गई अपनी z। अगर तीनों में से कोई सी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर मोशन हो रहा है, चाहे वो x एक्सिस के अलोंग मोशन हो, चाहे वो y एक्सिस के अलोंग मोशन हो, चाहे वो z एक्सिस के अलोंग मोशन हो, तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस काम में आनी चाहिए। तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, 1 डायमेंशन। मतलब आपका मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मोशन अलोंग है स्ट्रेट लाइन। जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो तो आपका कैसा मोशन हो जाएगा, आपका 1 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो आप x एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, आप y एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, चाहे आप z एक्सिस के अलोंग जाओ। या फिर इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है ना, तो नीचे ही गिरेगा, वैसे नहीं गिरते टाइम अपना पाथ चेंज कर लेगा, ठीक है। तो वो कैसा मोशन है आपका, 1 डायमेंशन मोशन है, वो सिर्फ नीचे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये नीचे आ रहा था एकदम से ऐसे पोजीशन चेंज कर लिया, ठीक है, या फिर वो नीचे आ रहा था एकदम से ऊपर चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो नीचे गिर रहा है तो नीचे ही गिरेगा, फ्री फॉल है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, उस पर ग्रेविटी लग रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके 1 डायमेंशन के। ऐसे में बात करूं मोशन इन 2 डायमेंशन, आप कोई भी 2 एक्सिस के बारे में बात करोगे, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन अलोंग एनी 2 एक्सिस, चाहे वो एक्स वाई हो जाए, चाहे वो वाई जेड हो जाए, चाहे वो जेड एक्स हो जाए, कोई सी भी 2 एक्सिस के अलोंग जब मोशन होगा तो उसको बोलते हैं अपन मोशन इन 2D बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, सन के अलोंग आपके जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है।
या फिर आप मूव कर रहे हो रोड पे जिगजैग पाथ में, ठीक है ना, साइकिल चला रहे हो, कुछ भी, ठीक है, या आप कैरम खेल रहे हो, तो कैरम खेलोगे तो जो आपके जो क्वीन वगैरह होती हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे 2D के अंदर, है ना। तो मोशन ऑफ क्वीन ऑन कैरम बोर्ड, ये आपके 2D के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे आपका मोशन इन 3 डायमेंशन हो सकता है, मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तीनों एक्सिस काम में आएंगी, एक्स एक्सिस भी काम में आएगी, वाई एक्सिस भी काम में आएगी और जेड एक्सिस भी काम में आएगी। जैसे फ्लाइंग ऑफ काइट, आप पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, या फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, स्पेस में चला गया, है ना। तो जब भी आप तीनों एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। जब भी आप एक एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो आपका 1 डायमेंशन, जब भी आप 2 एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो 2 डायमेंशन, है ना। एग्जाम्पल से समझना ईजी है, ये सिर्फ समझने के पर्पज से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ और टाइप के मोशन के बारे में तो सबसे फर्स्ट होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, कि आप एक लाइन के लोग सीधा मूव करो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप ऐसे गए या ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये सारे जो टाइप है मोशन को कैसा है, ट्रांसलेटरी, आप सीधा सीधा मूव करोगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। सेकंड होता है आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में होता है जैसे कि जो आपकी अर्थ है ना, वो खुद के एक्सिस पे भी मूव करती है और अपने पाथ पे भी मूव करती है, तो उस मोशन को बोलते हैं अपन रोटेशनल मोशन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मोशन ऑफ अर्थ हो जाएगा, मोशन ऑफ अर्थ। जैसे ये आपका मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं सीधा सीधा लेके जाऊँ तो वो हो गया आपका ट्रांसलेटरी। अगर इस मार्कर को मैं ऐसे घुमा घुमा के लेके जाऊँ, ऐसे घुमा घुमा के आगे की तरफ, देखो ऐसे घुमा घुमा के अगर लेके जाऊँ, ऐसे घुमा के लेके जाऊँ, तो वो हो जाएगा आपका रोटेशनल। या जो आपका सिलेंडर आता है घर पे, है ना, तो उसको देखो सिलेंडर वाले को, वह ना उसको सीधा नहीं लेके आता, उठा के नहीं लेके आता, उसको घुमा के लेके आता है, एक एक एक्सिस पे घुमा के लेके आता है ऐसे, है ना, तो वो होता है आपका रोटेशनल मोशन। थर्ड होता है आपका ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेशंस होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होता है, एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करता है, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम, जो आपकी वॉच होती है, घड़ी होती है घर में, जो वॉल वॉच होती है, उसमें जो पेंडुलम होता है ऐसे मूव करता है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड, है ना, तो वो होता है ओसिलेटरी मोशन, या इसको बोल सकते हैं अपन टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हैं। ये कैसा हो गया आपका टू एंड फ्रो मोशन हो गया। तो ट्रांसलेटरी मोशन अपन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, रोटेशनल एक्सिस पे मूव करेगा, जैसे आपकी अर्थ मूव करती है एक्सिस पे, वैसे ऐसे ओसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन जो खुद की पोजीशन को रिपीट करता है सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम है ना। तो ये तो अपन बात कर लिए सिंपल सी मोशंस के बारे में। अब अपन बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। देखो क्वांटिटीज क्या होती है, कोई भी टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टर्म इज नोन एज क्वांटिटीज। जैसे मास, वेट, ये सारी क्या है, क्वांटिटीज हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जो फिजिक्स में जनरली काम में आती है। तो दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर।
स्केलर क्वांटिटी, दूसरी आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी। यहां से चैप्टर स्टार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, है ना। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे 5 kg है तो जो 5 है वो उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे 3 लीटर है तो 3 क्या उसका मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ होता है उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के बारे में कोई सेंस नहीं होता, नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके मैग्नीट्यूड को, वहां पे डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। लेकिन वेक्टर में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का भी सेंस होता है उनको बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे फर्स्ट आपके पास में चार्ज, डिस्टेंस, एरिया, स्पीड, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारी सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है जो आपको लर्न करनी है। स्पीड हो गया, टाइम हो गया, टाइम, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर के बारे में बात करूँ 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्शन को नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को। टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है ना, एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, तो ये हो गया। वर्क हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं आपके पास में, स्केलर क्वांटिटीज हैं। पोटेंशियल, है ना। चार्ज हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, करंट, वर्क, पावर, ये सारी कैसी हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। ऐसे में अगर बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो वेक्टर क्वांटिटीज में हो जाएगा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, जिनमें डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये सारे किसके एग्जाम्पल आपके, वेक्टर क्वांटिटीज। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें डायरेक्शन का भी सेंस हो रहा होगा, वो आप वेक्टर क्वांटिटी में लेंगे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सेंस होगा वो आप स्केलर क्वांटिटी में लेंगे। और आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने, ठीक है, कोई दिक्कत है। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। चार्ज, डिस्टेंस, एरिया, ये सारी चीजें स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, है ना। इनके बारे में, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे चले। मैं बात करूंगा वेक्टर के बारे में कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है। देखो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो जो वेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्शन को। वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी डायरेक्शन को। और जो जनरली अपन डायरेक्शन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपन एरो से। एरो का साइन लगा के अपन डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है हॉस्पिटल, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, तो उसका एरो बना दिया जाता है कि फोर्टिस हॉस्पिटल इस साइड है। कोई भी स्कूल का नाम होगा, ठीक है, या कोई भी मंदिर होगा, तो अपन बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में लोकेट है, तो उसके लिए अपन एरो लगा देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी के ऊपर क्या यूज करेंगे, एरो यूज करेंगे। अब एरो में दो चीजें हैं, ऐसे ही एरो है तो इसमें दो चीजें, एक तो ये है इसका टिप, और एक है यहाँ पे इसका ये टेल। तो जो टेल होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्टार्टिंग पॉइंट को,
ठीक है, या इसको बोलते हैं, स्टार्टिंग को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो टेल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को। टिप किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके फाइनल पॉइंट को। ये जो आपकी डेस्टिनेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका टिप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मान के चलो मैंने ऐसे लिखा पी क्यू और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, पी क्यू पे क्या लगा दिया मैंने, एरो। तो ये पी क्यू एरो जो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट क्या है पी और फाइनल पॉइंट क्या है क्यू। स्टार्ट कहाँ से हुआ, पी से, और कहाँ की तरफ गए अपन, क्यू की तरफ गए। पी से किधर जा रहे हैं, क्यू की तरफ। पी से किधर जा रहे हैं अपन, क्यू की तरफ, है ना। तो ये जो एरो है ये डायरेक्शन का सेंस कराता है, ठीक है। अब कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, या हम एक दो एग्जांपल्स के साथ में अपन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। तो ये पहले समझ में आया, जो वेक्टर है वो डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन के लिए अपन एरो यूज करते हैं। एरो में दो चीजें, एक है टेल, एक है टिप। टेल इनिशियल पॉइंट को बता रहा है, टिप बता रहा है फाइनल पॉइंट को। पी क्यू के ऊपर अगर मैं वेक्टर लगा दूं तो बताएगा कि पी से अपन जा रहे किधर, क्यू की तरफ, ठीक है ना। चाहे वो किधर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लो एक बार, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपके पास में चार डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मान के चलो एक वेक्टर है ए और वो है 5 सेंटीमीटर ईस्ट, तो 5 सेंटीमीटर ईस्ट, ईस्ट ए डायरेक्शन है, ये आपका वेक्टर हो गया ए। दूसरा बोल रहा है कि एक वेक्टर है, ठीक है ना, और 30 डिग्री वेस्ट है, 30 डिग्री वेस्ट, तो ये हो गया एक वेक्टर बी, ठीक है ना। और 30 डिग्री वेस्ट का मतलब एंगल वेस्ट से कितना है इसका, 30 डिग्री है। इसका मैग्नीट्यूड ये मान लेते हैं अपन 5 सेंटीमीटर, ये मान लिया अपन ने 4 सेंटीमीटर और 30 डिग्री वेस्ट हो गया। ऐसे वो आपसे पूछे कि ईस्ट से कुछ एंगल बना रखा है 45 डिग्री, ये वेक्टर हो गया सी। तो ऐसे आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, क्या करना है आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है ना। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जैसे बोले कि ये एंगल बना दिया, आपको बोल दिया कि 3 सेंटीमीटर एंड 50 डिग्री, क्या बोला, 50 डिग्री विद साउथ। जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं उसका नाम आना चाहिए ना, वेस्ट के साथ में नहीं। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। मान के चलते हैं एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए में दो चीजें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक उसकी डायरेक्शन होगी। तो क्या होगा, फर्स्ट आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और दूसरा क्या होगा आपके पास में, डायरेक्शन ऑफ ए होगा, डायरेक्शन ऑफ ए। एक वेक्टर ए में दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसके डायरेक्शन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस ऑपरेटर काम में लेते हैं। ये जो दो डंडे लग रहे हैं इसको बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। और ये बताते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस ए, और डायरेक्शन के लिए लगाते हैं अपन कैप, ए कैप। जो ये कैप है, कैप्स, ये रिप्रेजेंट करती है आपके डायरेक्शन को। मॉडुलस ऑपरेटर तो मैथ्स में बहुत बार काम आया होगा, जैसे चाहे -5 हो, चाहे 5 हो,
वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5 ही मिलेगी, है ना। तो मॉडुलस ऑपरेटर डायरेक्शन को हटा देता है, प्लस या माइनस के साइन को हटा दिया और क्या दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जो भी वेक्टर में कैप है आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप। जो ए कैप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलो गुड। अगर वो आपसे पूछे कि डायरेक्शन निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या देखा, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आपके पास, मोड ऑफ ए इंटू ए कैप। अगर मेरे से पूछे डायरेक्शन निकालो तो क्या करूंगा, ए वेक्टर को डिवाइड कर दूंगा मैं मोड ऑफ ए से। ठीक है, वेक्टर के बारे में और आप डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में आके। तो ये ए कैप के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर मैं एक ऐसा वेक्टर ले लूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1। ए कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, ए वेक्टर अपॉन 1। और 1 से जब भी कोई टर्म को डिवाइड करते हो तो सेम आंसर आता है, ए कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर के बराबर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है या यूनिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड is known as यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और ध्यान दो, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। सॉरी, यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन और वेक्टर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो ए कैप किसके बराबर आ गया आपके पास में, ए वेक्टर के बराबर में आ गया। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। इसमें बात की अपन ने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में, मोशंस के बारे में और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।